कक्षा 10 एसएसटी में हम देख रहे थे बैंक के कार्य, और बैंक के कार्य में 2 कार्य हम देख चुके थे। तीसरा कार्य आपके सिलेबस में है अन्य कार्य। अन्य कार्य में हम देख रहे हैं कि करके बैंक क्या करता है, आपके जो बिल्स होते हैं, बिल्स में आपके ब्रॉडबैंड का बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है, कोई से भी बिल जो आपके अकाउंट से पे हो सकते हैं, वे सारे भुगतान कौन कर देता है? बैंक कर देता है। लेकिन इसके लिए आपकी परमिशंस की जरूरत होती है। इसमें 2 प्रकार की परमिशंस होती हैं। एक तो होता है ईसीएस, और ये ऑटोमेटिक होता है, आपको वन टाइम बैंक को परमिशन देनी होती है। एक होता है ऑटो डेबिट सिस्टम। ऑटो डेबिट सिस्टम ये क्या करता है? ऑटो डेबिट सिस्टम कि जैसे ही आपने ऐड देखा होगा, आजकल गूगल पे का आता है कि एक पिक्चर ले रहा होता है समुद्र किनारे एक फैमिली, और उसके पास इलेक्ट्रिसिटी का मैसेज आता है कि आपका बिल इतना है, आपको पे करना है। ऐसे में वो उसको टेप करता है और ऑटोमेटिकली बिल क्या हो जाता है? पे हो जाता है। ऑटो डेबिट सिस्टम क्या करता है? इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बस इतना सा करना है कि आपको ऑटो डेबिट सिस्टम सिलेक्ट करना है, और जैसे ही आपकी बिल की ड्यू डेट आएगी उस समय ये आपका सिस्टम अपने आप, जैसे ही बिल जनरेट होगा, अपने आप उसको पे कर देगा। ये ऑटो डेबिट सिस्टम कहलाता है। ईसीएस की यदि हम बात करें तो ये लोन की किस्तों में ज्यादातर होता है। आपको एक निश्चित अमाउंट, ये अमाउंट फिक्स होता है ईसीएस का, इसमें एक निश्चित अमाउंट का ईसीएस डाला जाता है। अगर ऊपर नीचे होगा तो ईसीएस भेजने वाले पे डिपेंड करेगा, लगभग सेम सा ये होता है। और ये संबंधित कंपनी जिससे आपने लोन ले रखा है वो आप बैंक में निश्चित तारीख को डालती है, उसका नोटिफिकेशन भी आपको पहले आ जाता है कि इतनी तारीख को आपका ईसीएस जाने वाला है, और संबंधित ईसीएस के द्वारा आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं और बिलों का भुगतान हो जाता है। तो बैंक का सबसे प्रमुख कार्यों में से क्या है? आपको सेवाएं देना है। ये अन्य कार्यों को हम क्या लिख सकते हैं? सेवाएं भी हैं। आप जानते हैं बाकी जितने भी के साधन हैं, जितने भी लोन के सिस्टम्स हैं, साहूकार हो, बाकी अदर्स हैं, वो सेवाओं के लिए कार्य नहीं करते, वो केवल लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं। लेकिन बैंक एकमात्र ऐसा साधन है जो किसके लिए भी काम करता है? सेवाओं के लिए भी काम करता है। इसमें बिल भुगतान आप कर सकते हैं। चेक की हमने बात की थी, चेक कैसे भरना है, क्या भरना है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, कल मैं एक प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहा था, उसमें सवाल था चेक भरते समय कौन कौन सी सावधानी होनी चाहिए, या चेक से संबंधित कौन कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो एक एक करके हम वो भी देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो चेक से संबंधित सावधानी है वो है कि कभी भी चेक पर, खाली चेक पर हमें क्या नहीं करनी चाहिए? हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। चेक हमेशा कैसा होना चाहिए? शुद्ध अंकित होना चाहिए। उसमें अंकन कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। चेक में जो राशि है उसके आगे पूर्णता होनी चाहिए, यानी कि जो मैंने आपको बताया था, डैश डैश लगा के या क्रॉस लगा के इस तरीके से होना चाहिए। ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। चेक सुरक्षित जगह रखा होना चाहिए। और चेक में सबसे बड़ी जो गलती हम लोग करते हैं, राशि भरने के बाद कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से खाली छोड़ देते हैं कि उसमें अलग से शोधन संभव हो सकता है। ये नहीं होना चाहिए। चेक भरते समय इस प्रकार से राशि लिखनी चाहिए कि उसमें एक अक्षर भी आगे बढ़ाया नहीं जा सके, चाहे हिंदी का शब्द हो, चाहे वो गणित का अंकन हो। पूरी तरीके से चेक को फिल करना चाहिए ताकि उसमें कोई काट छांट ना कर सके। आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे कि बहुत सारी जगह आपने देखा कि हाइड पेन आते हैं, वीडियो में बहुत सारी जगह दिखाया जाता है कि आपने कोई चेक भरा, फिर उसके बाद शोधन कर दिया गया, उसको मिटा के दोबारा से लिख दिया गया। तो इसमें सबसे बड़ी सावधानी ये है कि आप कहीं से भी बाहर से पेन ना लें, अपना पेन यूज करें, तब ऐसी दिक्कतें कहीं आ ही नहीं सकती, क्योंकि आजकल बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी बैंकों के द्वारा की जाती है। इसमें भी बहुत सारे लोग इसका मिसयूज करते हैं। चेक आपके अगर कहीं निकल गए हैं,
अगर आपके साइन भी चेकबुक पर है कहीं ना कहीं, जैसे किसी पीछे कागज पे एंट्रीज वाले रो में कहीं आपने साइन कर रखे हैं, तो वो कॉपी करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तो चेक की सावधानी या चेक से संबंधित सावधानी क्या क्या रखनी है, आपको कहीं भी चेक बुक पर ही साइन करके नहीं रखना है। ब्लैंक चेक कभी भी साइन नहीं होनी चाहिए। चेक बुक सुरक्षित ही होनी चाहिए। प्रत्येक चेक का विवरण होना चाहिए। चेक भरते समय शुद्धिकरण का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए और चेक का इस्तेमाल बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। अकाउंट पे चेक ज्यादा देने चाहिए, जिससे फायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि अकाउंट संबंधित व्यक्ति का और इसका एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको बहुत डिटेल से पता होता है। तो चेकों का संग्रहण करना भी किसका काम है, बैंक का काम है। आपको ध्यान होना चाहिए, ग्राहक बैंक को क्या देता है, आदेश देता है कि संबंधित चेक को पास कर दिया जाए। बीमा की किस्तें जमा कराते हैं, ये भी बैंक के माध्यम से हो सकती है, ईसीएस के माध्यम से। हम जानते हैं जीवन बीमा जीवन को सुरक्षित करने का एकमात्र साधन है, या यूं कहें आपके बाद आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन कार्य करता है, जीवन बीमा कार्य करता है। तो जीवन बीमा की किस्तें भी आपके अकाउंट से लगातार जाती रहें, इसलिए इसका फायदा ये होगा कि जीवन बीमा से संबंधित जो बाउंसिंग है वो नहीं होगी और जीवन बीमा आपके लिए कंटिन्यू जारी रहेगा। लॉकर की सुविधा, ये लॉकर क्या होता है ये थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। हम हमारी ज्वेलरी, प्रॉपर्टी पेपर और भी बहुत सारी कीमती चीजें जिनकी हम सुरक्षा चाहते हैं, वो सब कहाँ रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं। लॉकर बैंक एक प्रकार की तिजोरी देता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, तिजोरी कह सकते हैं। बैंक हमसे निश्चित किराया लेता है, जैसे साल भर का 4,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए हमसे लेगा। जितनी ज्यादा सिक्योरिटी उतना ही ज्यादा रेंट होता है। आपसे लॉकर की साइज के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे। जैसे आपकी ज्वेलरी आपको रखनी है तो साल भर में आपके 2 विजिट उसमें फ्री होते हैं। आप 2 बार जाएं और उस चीज को देख सकते हैं, इस्तेमाल करके वापस भी रख सकते हैं। जैसे आपने ज्वेलरी रखी तो साल में कई बैंक 1 टर्न देते हैं, कई 2 देते हैं कि आप 2 बार इसे निकाल कर वापस रख सकते हैं। उसमें डे सब कुछ टर्म्स वगैरह वहां होती हैं। जैसे हम लोग चेक निकालने या चेक से पैसा निकालने जाते हैं, बैंकिंग की सुविधाओं को लेने जाते हैं, वो सारा सिक्योरिटी सिस्टम वहां भी होता है। आपकी आईडी होती है, आपका पहचान होता है, आपका पासवर्ड होता है, आपको वेरीफाई किया जाता है। वहां पर आपके नॉमिनी की भी जरूरत होती है। यदि आप नहीं तो एक पर्सन और होता है और सेकंड पर्सन वो भी वहां पर उस चीज को ले सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं बैंक के द्वारा की जाती हैं ताकि दुनिया के बहुत सारे लोग या बहुत सारे जो उपभोक्ता हैं वो शांति से जी सकें, उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा आसानी से हो सके। क्योंकि बहुत सारे शहरों में घूमने बाहर जाते हैं, ऐसे में प्रॉपर्टी को लेकर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है, इसीलिए बैंक इनको सिक्योर करता है। तो लॉकर सुविधा से संबंधित चीज क्या है कि लॉकर हमारी बहुत सारी चीजों को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। और ये कार्य कौन करता है, बैंक करता है, हमसे पैसे लेकर। सांख्यिकी सुविधा, आप जानते हैं बैंक बहुत सारी गणनाएं करता है। जैसे बहुत सारे सर्वे में भाग ले लेता है, बहुत सारी डिटेल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाता है। बैंक खुद के आंकड़े भी देखता है, क्या ग्रोथ रही, क्या लॉस रहा, कौन सा फैक्टर बहुत अच्छा रहा। इससे हमारी जीडीपी का कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त हो जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए ये सारी चीजें बैंक किससे करवाता है, संबंधित एजेंसियों से करवाता है। ये एजेंसी गवर्नमेंट की हो सकती है, ये एजेंसी प्राइवेट हो सकती है। इनको डाटा दिया जाता है, ये उस डाटे का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद ये चार्जेबल भी होती हैं। एजेंसियां क्या करती हैं, एक बड़ी रकम लेती हैं और फिर अपना आउटपुट देती हैं। इसके बाद इनकी एजेंसियों के जो रिजल्ट्स आए उस पे सर्वे होते हैं, उसी पे प्लान बनते हैं। तो सांख्यिकी की सुविधा के लिए भी बैंकों का इस्तेमाल हो सकता है, आंकड़े भी यहां से लिए जा सकते हैं। धन ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर का जो सिस्टम है वो तो बैंक का मूल कार्य है ही है। आप जानते हैं आज हम लोग बैंक को चेक के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, कैश पैसा जमा करा सकते हैं किसी भी खाते में, आईएमपीएस कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं,
और भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं, नेफ्ट कर सकते हैं, बहुत सारे साधन हैं पैसा ट्रांसफर करने के। ये सब ऑनलाइन सिस्टम है। चेक आप जानते ही हैं, किसी भी आप शाखा में जाएं और किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो आप उसका अकाउंट की डिटेल भर के और चेक उतने अमाउंट का भर के दे दें तो संबंधित खाते में पैसा अपडेट कर दिया जाएगा। आप केस भी जमा करा सकते हैं किसी भी खाते में अपनी ब्रांच से, यदि उसी ब्रांच का अकाउंट है तो आप उसमें कैश भी जमा करवा सकते हैं। तो धन हस्तांतरण की सुविधा भी बैंक आपको आसानी से प्रोवाइड करवाता है। आर्थिक विकास और वित्तीय समावेश, ये भी बैंक का मूल कार्य है। आप जानते हैं कि जितने भी बैंक हैं वो सेवाएं भी देते हैं, तो इनका मूल कार्य है इस प्रकार की योजना बनाई जाए जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कमाना हो, लाभ और सेवा दोनों। आप ध्यान रखना, यहां केवल लाभ की बात ये कभी भी नहीं करेगा। ये क्या करता है, आर्थिक विकास तो बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान देगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए आर्थिक विकास के साथ इसका दूसरा उद्देश्य क्या है, सेवा और लाभ। लाभ के बिना तो कोई काम चलता ही नहीं है। ये ऐसी प्लानिंग करेगा, ऐसी योजनाएं बनाएगा, उससे क्या हो जाए, आर्थिक विकास भी हो जाए और लाभ और सेवा भी उसे प्राप्त होती रहे। फिर वित्तीय समायोजन, समावेशन, इसका मतलब है कि हर हाल में एडजस्टमेंट होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा पैसे की तरफ जाना चाहिए ना घाटे की तरफ जाना चाहिए। समावेशन का मतलब है एडजस्टमेंट, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, यानी कि हर हाल में ऐसा ना हो कि बैंक दिवालिया ही घोषित हो जाए, या इतना भी ना कि बैंक बहुत ज्यादा भयंकर दरें बढ़ा दें, ब्याज की रेटें बढ़ा दें, या जो ऋण दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड नियमों पर दें। ऐसा कार्य उसे नहीं करना है। तो ये सब क्या है, बैंक के सेवा के कार्य या अन्य कार्य। हमने यहाँ पर पहला देखा था इसका कार्य जमा स्वीकार करना, दूसरा कार्य ऋण देना और तीसरा कार्य है सेवा। सेवा में हमने क्या क्या देख लिया, बिलों का भुगतान आपके कौन करता है, बैंक के माध्यम से हो सकता है। चेक का संग्रहण कहां से हो सकता है, बैंक से हो सकता है। बीमा की किस्तें ईसीएल से जा सकती हैं। लॉकर सुविधा भी कौन देता है, बैंक देता है। सांख्यिकी, सांख्यिकी का मतलब है गणितीय आंकड़े, ये भी कौन एकत्रित कर सकती है, बैंक के माध्यम से एजेंसी, जिससे जीडीपी बहुत सारे आकलन हम लोग कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर भी की सुविधा कौन देता है, बैंक देता है। आर्थिक विकास वित्तीय समावेशन का ध्यान कौन रखता है, बैंक रखता है। और बहुत सारी योजना इनको ध्यान में रखकर करता है, यानी कि सेवा इसका मूल कार्य है, केवल लाभ कमाना नहीं। इसमें हम अगला टॉपिक देखते हैं, तो वो है देसी बैंकर। देसी बैंकर की बात करें तो जब से हमारे वाणिज्यिक बैंक आए, वाणिज्यिक बैंक आए उसके पहले ये कार्य करते थे। देसी बैंक कब काम करते थे, जब वाणिज्य बैंक आए उससे पहले। ये क्या करते हैं, ये उपभोक्ता के एक प्रकार से क्या है, मित्र ही हैं। क्या है, मित्र हैं, सलाहकार हैं। ये व्यवसाय के लिए राय भी देते हैं। क्या करते हैं, व्यवसाय के लिए राय भी देते हैं, एडवाइजरी भी देते हैं। और एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये गैर संस्थागत हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वाणिज्यिक बैंकों से क्या है, अलग है। ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति का बैंक भी हो सकता है और समूह भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों से पहले कार्य कौन करते थे, देसी बैंकर कार्य करते थे। ये क्या करते हैं देसी बैंक, ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, एक समूह भी हो सकता है। आप जानते हैं वाणिज्यिक बैंकों के अलावा जो गैर संस्थागत और संस्थागत, हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी। संस्थागत जो लाभ सेवाओं के लिए काम करते हैं, गैर संस्थागत जो केवल लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। लेकिन ये
कहीं ना कहीं लाभ के साथ अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। ये उपभोक्ता के कैसे होते हैं, मित्र होते हैं, ये सलाहकार होते हैं, छोटे उद्योगों के लिए होते हैं, आसानी से लोन मिल जाता है, गैर संस्थागत होते हैं, ये एडवाइस देते हैं, और ये किसी व्यक्ति विशेष के भी हो सकते हैं, एक समूह के भी हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम देसी बैंकर्स में देखें तो देसी बैंकर्स का मूल उद्देश्य ये भी है कि ये आसानी से छोटे समूह में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? छोटे। आप जानते हैं वाणिज्यिक बैंक का जो इलाका है वो बहुत बड़ा होता है और देसी बैंकर्स छोटे क्षेत्र में होते हैं, इसीलिए इजी आम अप्रोच में ये मिल जाते हैं। आप जानते हैं देसी बैंकर गिरवी रखकर आसानी से क्या दे देते हैं? लोन दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, कुछ भी, जैसे गोल्ड रखा, प्रॉपर्टी पेपर रखा, बहुत सारे व्हीकल्स के पेपर रख लिए, तो इससे कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है वो इनको मिल जाती है और उसके बाद इनको लिक्विडिटी मिल जाती है, पैसा बहुत आसानी से उपभोक्ता को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग इनको प्रेफर करते हैं, इसमें लोन की फॉर्मेलिटी ज्यादा नहीं होती। जिस प्रकार वाणिज्यिक बैंक अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं, लोन रिटर्न पर फोकस करते हैं, ये अपना रिस्क कवर ज्यादा देख के चलते हैं कि हर हाल में मेरा लोन वापस आना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष है, सेवाओं पर इतना ज्यादा जोर नहीं देते। इसीलिए क्या रखते हैं? कोई ना कोई चीज गिरवी रखते हैं और फिर लोन और पैसा ले लेते हैं या दे देते हैं उपभोक्ता को। इससे कहीं ना कहीं इनको आसानी से कार्य करने का मौका मिलता है। अब आपको यह भी ध्यान रखना है, इनके नियम और कानून कैसे होते हैं? कठोर। कैसे होते हैं? कठोर। ये लोन देने में प्रॉब्लम नहीं करते, लोन तो बहुत आसानी से देते हैं, क्योंकि लोन अमाउंट के लिए तो इनके पास वस्तुएं गिरवी रखी हुई हैं, उसको वो केस कर देंगे। बैंक हर हाल में ऐसी कंडीशन में देसी बैंकर बहुत सिक्योर होते हैं, क्योंकि इन्होंने जितना पैसा दिया है उसका 80 जितना पैसा दिया है उससे ज्यादा अमाउंट का कोई ना कोई चीज इनको मिल चुका है। लेकिन फिर भी ये जब रिटर्न पॉलिसी को अपनाते हैं, रिकवरी को अपनाते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज काम करते हैं, उपभोक्ता पर बहुत प्रेशर डालते हैं, बहुत गलत तरीके से रिकवरी ये लोग करते हैं। इसमें अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, वो है साहूकार। साहूकार ये सब आप जानते हैं, बहुत सारी हिंदी मूवी अगर हम देखें 60 से 70 के दशक के बीच की, 60 से 70 के दशक के बीच की मूवीज की बात करें तो ये साहूकार बेस्ड मूवी थी, यानी कि इनका मेन फोकस किस पर था? साहूकार पर ही था। साहूकार क्या कार्य करता है? किसी भी चीज को क्या रखता है? गिरवी रखता है, और उसके बदले क्या देता है? पैसा। पैसे के बदले क्या लेता है? मोटा ब्याज। ये ब्याज इतना ज्यादा होता है कि ये रिटर्न हो ही नहीं पाता। अब यहां पर क्या होगा? मूलधन ही नहीं चुकेगा, मूलधन नहीं चुकेगा तो ब्याज बढ़ता चला जाएगा, सॉरी ब्याज ही नहीं चुकेगा तो मूलधन तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा कंडीशन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, और फिर स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी कि मूलधन तो बहुत दूर की बात है, ब्याज भी मूलधन के बराबर हो जाता है, और ये गिरवी रखी हुई चीज साहूकार के पास ही रह जाती है। तो साहूकार एक चक्र है, एक प्रकार का टेंशन है, बहुत मोटी रकम, मोटा ब्याज लेते हैं, कम रकम देते हैं, कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं, किसी की गारंटी लेते हैं, और मानसिक प्रताड़ित करने का काम किसका है? साहूकार का है। आप जानते हैं ये गैर संस्थागत स्रोत से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक काल चक्र में कहीं ना कहीं सबसे खतरनाक सिस्टम है। इसमें आम आदमी फंस जाता है। कारण क्या है? आम आदमी को हमारे जो वाणिज्यिक बैंक हैं, देसी बैंक हैं, ये आसानी से लोन नहीं देते हैं। ऐसे में सबसे सीधा इजी माध्यम बचता है देसी बैंकर का, और देसी बैंकर साहूकार का। ये साहूकार कुछ भी रख लेता है, चाहे प्रॉपर्टी पेपर हो, चाहे मकान के पेपर हो, चाहे गाड़ी के हो, ज्वेलरी हो, या ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम लोग रख सकते हैं गिरवी, ये सब चीजें रख लेते हैं, और उसके बाद क्या देते हैं? आपको पैसा दे देते हैं।
इनकी ब्याज की दरें बहुत ज्यादा होती हैं जो चुकाई नहीं जा सकती, और कहीं ना कहीं इस काल चक्र में, इस आर्थिक काल चक्र में हम लोग फंस जाते हैं और फिर इससे निकलना बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। यहाँ हमारा चैप्टर होता है समाप्त।